गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार, आपका हिंदी टीचर। आज हम लोग धूल चैप्टर रामविलास शर्मा की जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी कोर्स भी भाग 2 में स्पर्श, उसका आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने आखिरी ये पंक्ति हमने पढ़ी थी कि चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। यानी धूल की खूबसूरती को यहाँ पर बताया गया कि ये सड़क से या जो मिट्टी है, गांव की जो मिट्टी है, गांव की जो सड़क है, जो रास्ता है, उस रास्ते से जो धूल निकलती है वह जब फूल की पंखुड़ियों पर, किसी छोटे शिशु या बच्चे के चेहरे पर, या अमराइयों के पत्तों पर, या आम के पेड़ों पर संध्या के समय जब पड़ती है तो ये धूल चमकने लगती है और इसी का नाम धूल है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं लेखक, कहानीकार, कि गोधूली की व्याख्या करने के लिए, गोधूली के बारे में बताने के लिए कितने ही कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी। यानी कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जिस रूप में या जिस सुंदरता की बखान करनी चाहिए, जिस सुंदरता का वर्णन करना चाहिए धूल के बारे में, गोधूली के बारे में, गोधूली के बारे में, वे कवि यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। ये जो गोधूली है वो गांव की ही संपत्ति है, जो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती है, शहरों में बिल्कुल नहीं मिलती है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी है। यानी कि गांव और शहरों का हमने जो हिस्सा कर दिया है, बंटवारा कर दिया है, ये जो गोधूली संपत्ति है, यानी कि गाय के खुरों से उड़ने वाली जो धूल है, यह धूल सिर्फ गांव की एकमात्र संपत्ति है। यह धूल हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। यानी कि किसी पुस्तक विक्रेता ने निमंत्रण पत्र भिजवाया था जिसमें कहा गया था कि आप गोधूली की बेला में, यानी संध्या के समय आइएगा, उस समय जब हल्की हल्की धूल हवा में उड़ती हुई रहती है। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है कि धूल नहीं उड़ते हैं, शहरों में भी धूल उड़ते हैं, लेकिन वह धूल कहीं ना कहीं एक प्रदूषण के रूप में हम देखते हैं। उसे हम किसी सुंदरता के उसकी सुंदरता के बारे में हम आकलन नहीं कर सकते, या उसकी सुंदरता के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन गांव में जो धूल उड़ती है उसमें एक सुंदरता देखने को मिलती है, एक आकर्षण होता है। लेकिन शहरों में जो धूल उड़ती है उसे हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो शहरों के बाटे यानी शहरों के हिस्से यह गोधूली नहीं देखी जा सकती। यह कविता की विडंबना थी। यानी कि जिन कवियों ने गोधूली के बारे में और इस धूल के बारे में लिखा है, और कविता के बारे में लिखा, जिस कविता में इस धूल के विषय में लिखा है, यह उसकी कविता की विडंबना थी। और गाँवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं। यानी कि गांव में जो धूल उड़ रही है पगडंडियों से, रास्तों से, वह धूल हाथी और घोड़ों के चलने से उड़ने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूल है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, गोपालों के पदों की धूल है। यानी कि गायों की तो धूल है ही, उन ग्वालों की भी धूल है जो उन गायों को लेकर दिन भर चराते रहते हैं या दिन भर खेतों में लेकर घूमते रहते हैं, और संध्या समय उनके पीछे पीछे घर वापसी करते हैं। नीच को धूरी समान, यहाँ पर फिर से लेखक ने एक पंक्ति का प्रयोग किया गया है। वेद वाक्य नहीं है, यानी कि यह कोई वेद का वाक्य नहीं है, लेकिन यह जो वाक्य है यह किसी वेद के वाक्य से लिया हुआ कम भी नहीं है। सती उसे माथे से, यानी धूल को है एक सती अपने माथे पर लगा लेती है, योद्धा उसे आँखों से लगाता है। यूलिसीस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यानी कि यूलिसीस जब वापस आया था, वह एक योद्धा है, और आप जब इतिहास पढ़िएगा तो इसमें आप इसके बारे में जान पाइएगा कि यूलिसीस कौन था। ठीक है, ये एक अपने समय का महान योद्धा था। वह जब वापस लौटा तो उसने अपने देश की धूली को चूमा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। यानी यूक्रेन जब मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वहाँ के एक सैनिक ने अपने
धरती यानी अपने देश की धूल को स्पर्श किया था, उसे चूमा था श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यानी कि अगर धूल के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में बतानी हो, उसके बारे में और कुछ बातें बतानी हो, या उसे और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या उसकी गरिमा के बारे में उसका गुणगान करना हो, तो हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, श्रद्धा, भक्ति और स्नेह का। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। यानी कि जब घृणा होती है या फिर हमें कभी घमंड हो जाता है या जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो भी उसके लिए हमें धूल चाटना पड़ता है, यानी कि उसे धूल का मज़ा चखना पड़ता है। और धूल झाड़ने की क्रियाएं भी प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। यानी कि ये सारे शब्द जो हैं, इन सभी शब्दों के अर्थ एक है, लेकिन इनका जो उच्चारण है, इनके जो ये मात्राएं हैं, ये लगभग कुछ न कुछ अलग देखने को मिलती है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धूली उसकी कविता है। यानी धूल अगर जीवन का एक यथार्थ सत्य है, तो धूली उसकी कविता है। धूली को हम कविता के रूप में सजा सकते हैं। धूली छायावादी दर्शन है। यानी धूली की अगर बात करें तो यह एक छायावादी कवियों की एक दर्शन है, जिसके माध्यम से वे जीवन, यथार्थ और संसार के बारे में, जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। लेकिन धूली जहाँ छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, यानी जिसके सत्य होने पर हमें संदेह हो सकता है, लेकिन ये जो शब्द है धूरी, वह लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इस शब्द से ही कवि, लेखक गाँवों की जो लोक संस्कृति है उसे एक नवीन रूप में जागृत करने की कोशिश करते हैं, एक नवीन रूप से उसे पैदा करने की, या उसे नवीन रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इन सब का रंग एक ही है। यानी कि ये जितने भी धूल, धूरी जो भी है, इन सब के रंग एक ही है। रूप में भिन्नता जो भी हो, या इनके रूप आकार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इनके रंग में कोई भिन्नता नहीं है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम धूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें वही एक उजला, सबसे महीन, सबसे नर्म, सबसे हल्की मिट्टी के छोटे छोटे कण ही हमें याद आते हैं, उसी की हमें याद आती है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण, यानी कि यहाँ पर हमें एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं कि विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। यानी धूल के लिए अगर हम श्वेत नाम का या श्वेत शब्द का प्रयोग करें उसकी विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में, तो वह अनावश्यक होगा, वह ठीक न, वहाँ पर वह सटीक न होगा। लेकिन अगर उसके जगह पर अगर हम उसे सहज रंग माने, धूल के लिए अगर श्वेत को हम उसका सहज रंग मान लें, तो ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। आखिरी पैराग्राफ है इस कहानी की, इस चैप्टर की, देखते हैं। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो न रखे। यहाँ पर यानी इस अंतिम पैराग्राफ के माध्यम से लेखक रामविलास शर्मा ने धूल नामक पाठ से अब देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम अपने देश की धूल को माथे से नहीं लगा सकते हैं, तो हमें यह कोई अधिकार नहीं देता, या हमारा यह कोई अधिकार नहीं है कि हम उसी धूल को अपने पैरों के नीचे रखें। किसान के हाथ पैर, मुंह पर छाई हुई धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। यानी कि जो किसान दिन रात खेतों पे मेहनत करता है, फसल उगाता है, अनाज पैदा करता है, और उसके मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। यानी कुछ कहती है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वह इसी धूल से बनी है। और हम जो अनाज खाते हैं या जो भी कुछ खाते हैं, यानी हमारी सभ्यता का जो जन्म हुआ है वह इसी धूल से ही हुआ है। हम कांच को प्यार करते हैं,
धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, यानी धूल हमें उस हीरे में भी दिखाई देती है। हम उस शीशे से प्यार कर सकते हैं, लेकिन उस शीशे पर जो धूल जमी होती है हम उससे प्यार नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह अगर धूल से सना हुआ हीरा दिखाई देता है हमें, या हीरा मिलता है, तो हम धूल पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि वह हमें अनावश्यक लगता है, वह हमें ठीक नहीं लगता है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है। लेकिन ये जो हीरे हैं वह अमर है हमेशा, इन पर चाहे कितनी भी धूल क्यों न जम जाए वे हमेशा चमकते रहेंगे। एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, इस धूल में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं अपने देश के प्रति। जो सैनिक होते हैं इस धूल के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए, ये कभी न कभी एक दिन जरूर चमकेंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है, यानी ये सारे लोग अभी तो एक साथ है, इसी बात का ही प्रमाण है। हीरा वही घन चोट न टूटे, हीरा उसे ही कहते हैं जो चोट खाने के बाद भी न टूटे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। और ये जो हीरे हैं वे जब चोट करेंगे तब कांच के जो टुकड़े हैं वह खुद ब खुद टूट कर बिखर जाएंगे, उनका महत्व खत्म हो जाएगा। और तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, यानी कि तब धूल में सने हुए जो भी हमारे देश के लोग हैं, समाज के लोग हैं, गरीब मजदूर जो भी हैं, उसे हम अपने माथे से लगाना यानी उसके प्रति सम्मान देना सीख जाएंगे, और अपने देश की धूल को भी सम्मान देना हम सीख जाएंगे। थैंक यू।